वंदे मातरम साथियों। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं भूपेंद्र सर ब्लॉग में। तो बच्चे, जैसा कि आप जानते हो, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा भर्ती 2024 के लिए उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण अध्ययन, वो भी हस्तलिखित नोट्स के साथ मैं भूपेंद्र सर आपके लिए लेकर आया हूं। तो आइए चलते हैं। आज है थ्योरी की चौथी क्लास, यानी 3 क्लास पहले हो चुकी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। प्यारे साथियों, आप देख सकते हो पहला ही प्रश्न देखिए, यहाँ से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्रश्न आ चुका है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में जिसकी स्थापना हुई, प्रारंभ में किस कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था? तो याद रखना, ये म्योर सेंट्रल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। प्रदेश में प्रमाणिक माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशालय कब बने? तो 1972 में। याद रखना, प्राथमिक माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशालय बने। मैं बात करता हूँ, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1981 में हुई थी प्यारे साथियों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, शिक्षा मित्र योजना। शिक्षा मित्र योजना की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे, ये कब लाई गई या कब लागू की गई? तो याद रखना, सन 2001 में। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाना, ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ग्राम में शिक्षा सेवा का अवसर प्रदान करना जैसे प्रोग्राम इस शिक्षा मित्र योजना के तहत चलाए गए। बात करते हैं शिक्षा मित्र, बात करते हैं बच्चे, शिक्षा मित्र योजना के तहत शिक्षा मित्रों का चयन ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा किया जाता था। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विद्यालय BHU है, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, याद रखना बच्चे। बात करता हूं, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ कब हुआ? तो सन 2001 और 2 में हुआ, जहां पर सभी को शिक्षा, सभी को ज्ञान नारा लगाया गया। अगली बात करते हैं प्यारे साथियों, तो यहाँ देख सकते हो, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक में बालिकाओं की शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब लागू की गई? तो सन 2004 में। वहीं प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील योजना, जिसमें हम दोपहर का भोजन है जो बच्चों को देते हैं पौष्टिक आहार के लिए, वो कब से लागू की गई? तो 1995 से। बात करें कस्तूरबा गांधी बाई विद्यालय योजना को सर्व शिक्षा अभियान में कब शामिल किया गया? तो सन 2007-8 के वर्ष। अब हम बच्चे बात करते हैं यूपी पुलिस में कल्प योजना, यानी प्राथमिक शिक्षा के लिए जो शुरू की गई, वो कब की गई? तो 1998 में। भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न विषयों की शिक्षा के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लाया गया? तो विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट लाया गया था। अगर हम बात करें राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये कब बच्चे चलाया गया? तो ये चलाया गया था सन 2009 में, मार्च। और ये जो चलाया गया था, वो चलाया गया था 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के लिए। मैं बात करता हूं, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद 1989 लखनऊ, कृषि शोध विकास की स्थापना 1989 लखनऊ में हुई। अब बच्चे अगले प्रश्न में चलते हैं, उर्दू को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो 1989 में। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी सन 1998 में खोली गई। कहाँ? इलाहाबाद में। उसका नाम क्या था? राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन ओपन यूनिवर्सिटी। और ये पुरुषोत्तम दास टंडन वही है जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के पहले अध्यक्ष रहे। बात करें बच्चे, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ है? तो याद रखना, लखनऊ में है। और भारत भारती पुरस्कार जो है, प्रश्न आ जाए कि भारत भारती पुरस्कार किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है? तो हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है। इसका मुख्यालय लखनऊ में है और इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, तो ये भी लखनऊ में है और इसकी स्थापना भी ठीक 1976 में हुई थी। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? तो ये आगरा के खंडारी में है प्यारे साथियों, इसको भी मत भूलना, ये आगरा के खंडारी को पड़ता है, जहां से मैं क्लास लेता हूँ। अब मैं बात करता हूँ बच्चे, उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी कहाँ है? तो लखनऊ में है। उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वो भी लखनऊ में है। भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के द्वारा। विश्व भारती पुरस्कार, याद रखना, भारत भारती पुरस्कार जो है वो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है। विश्व भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा दिया जाता है, ये भी लखनऊ में है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो सन 1916 मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था साथियों। भारत का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय, तो जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय है, जो कि चित्रकूट में है। और बच्चे, इसकी स्थापना सन 2001 में की गई। अब हम बात कर लेते हैं बच्चे, भारतीय भाषाओं की रक्षा एवं विकास हेतु हिंदुस्तानी अकेडमी कहाँ स्थापित की गई? तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद में सन 1927। उत्तर प्रदेश के सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 4 है। देखिए, BHU वाराणसी यानी बनारस में है।
एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो अलीगढ़ में है। लखनऊ में है भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, और एयू प्रयागराज में है, यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। वहीं दो विशेष केंद्रीय विश्वविद्यालय भी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, जिनमें से एक का नाम है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, जो कि झांसी में है, सन 2014 में स्थापित हुआ था। और दूसरा है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, जो कि रायबरेली में पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं, लिखा हुआ है केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान कहाँ स्थापित है? तो बच्चे ये सारनाथ में स्थापित है, वाराणसी में। आरोग्य व कल्याण पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो गोरखपुर से। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड के संपादक पंडित जुगल किशोर निवासी कहाँ के थे? तो कानपुर से थे। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला प्रथम हिंदी पत्र कौन सा था? तो बनारस अखबार था, जिसके संपादक थे गोविंद नारायण दत्ते, और इसकी स्थापना 1845 में हुई। प्रदेश से निकलने वाला उर्दू का पहला अखबार की अगर मैं बात करता हूं तो सरदल अखबार था, इसका प्रकाशन आगरा से हुआ था सन 1840। हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन कहां से होता था? तो प्रयागराज से होता था, और इसके संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, याद रखना, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनको भी याद रखना। विकलांगों को प्राविधिक शिक्षा के उद्देश्य से डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ स्थापित किया गया था? तो बच्चे ये कानपुर में स्थापित किया गया था 1996-97 के समय। महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय के विद्यापीठ के संस्थापक कौन है? तो राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त जी, जिन्होंने भारत माता मंदिर भी बच्चे वही है, याद रखना, काशी में, बनारस में, हिंदी दैनिक आज निकाला। बात करते बच्चे उत्तर प्रदेश के वन्य जीव एवं वहां के स्थान, तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भारत की वन स्थिति रिपोर्ट दनु 2019 जारी की गई, और ये बच्चे याद रखना 1987 से प्रकाशित है, 16वीं रिपोर्ट है ये, मतलब शुरुआत इसकी 1987 से हुई थी। अब मैं बात करता हूँ इस रिपोर्ट की, तो यह रिपोर्ट संपूर्ण भारत में वनों के प्रकार, विस्तार तथा वन संसाधनों के आकलन पर प्रस्तुत की जाती है। इसमें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के संबंध में तथ्य आपको पढ़ने, जैसे कि ISFR के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है? तो 16,582 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, एरिया है, जो कि संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल, यानी जो कि उत्तर प्रदेश के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.88% है, ये आपको समझना पड़ेगा। 6.88% है, ये आपको समझना पड़ेगा। वहीं बात करता हूं कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में आरक्षित वन भी होते हैं। देखिए, आरक्षित वन का मतलब होता है रिजर्व फॉरेस्ट, है ना। संरक्षित वन का होता है जिसमें संरक्षित कर रहे हैं। अवर्गीकृत का मतलब होता है जिसको बांटा नहीं गया है, और वनाच्छाद का मतलब होता है जिसमें वन आच्छादित है। देखिए, फॉरेस्ट की एरिया है जिसमें पेड़ भी नहीं है, वो भी फॉरेस्ट का एरिया आता है। पहाड़ है, वो भी फॉरेस्ट का आता है। लेकिन कुछ एरिया ऐसा भी है जहाँ केवल पेड़ है, उनको वनाच्छित या वृक्षाधन बोलते हैं। तो अगर मैं आरक्षित वन की बात करूं तो ये बच्चे कुल 6.88% का 72.79 है। वहीं कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में संरक्षित वन कितने हैं? तो 6.98, और वहीं अवर्गीकृत वन कितने हैं? तो 20.23। अब मैं बात करता हूं, यहां से एक प्रश्न आ चुका था बच्चे, उसका पढ़ लेना। 2017 की तुलना में राज्य के वन क्षेत्र में वृद्धि कितनी हुई है? तो 126 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। वहीं ये वाला प्रश्न आ चुका है, तो उत्तर प्रदेश में वृक्षाधन कितना है? वृक्षाधन का मतलब होता है बच्चे जो पेड़ों ने कवर कर रखा हो, ट्री कवर जिसको बोलते हैं, तो ये है 3.05%, यानी मात्र 7,342 वर्ग किलोमीटर में वृक्षाधन है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज। राज्य के कुल क्षेत्रफल में झाड़ियों की संख्या अगर पता करें तो बच्चे 0.24% है, यानी 587 वर्ग किलोमीटर में केवल झाड़ियां हैं। प्रदेश के सर्वाधिक व सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला एरिया अगर आप देखेंगे, प्रदेश के सर्वाधिक व सबसे कम वन क्षेत्रफल, तो मैं आपको बता दूं कि सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है, सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो सोनभद्र में पाए जाते हैं, और सबसे कम अगर वन कहीं है तो भदोही। आगे बढ़ते हैं बच्चे। प्रदेश में प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो मैंने बताया सोनभद्र है, जो कि वाराणसी से लगभग 85 किलोमीटर दूर पड़ता है। 2540 वर्ग किलोमीटर एरिया है, जो कि पूरा का पूरा वन क्षेत्रफल वाला सबसे बड़ा जिला है। प्रदेश का न्यूनतम वन क्षेत्रफल कहाँ पड़ता है? तो याद रखना संत रविदास नगर भदोही, मैंने बताया था वही सबसे कम है। सर्वाधिक अधिक सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला तो लखीमपुर खीरी है, जहाँ सघन वन क्षेत्रफल है, बहुत ज्यादा घने हुए वन है। 804 वर्ग किलोमीटर में ये बहुत ज्यादा फैले हुए।
सर्वाधिक मध्य सघन व खुले वन क्षेत्रफल वाला जिला सोनभद्र है, ये भी सही है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले की अगर मैं बात करता हूँ जिलों के क्रम की, तो सोनभद्र प्रथम स्थान पर है, चंदौली दूसरा स्थान है, पीलीभीत तीसरे स्थान पर है, मिर्जापुर चौथे स्थान पर और चित्रकूट पांचवें स्थान पर आता है। सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिलों की अगर हम बात करते हैं तो संत रविदास नगर यानी भदोही, फिर उसके बाद मैनपुरी, उसके बाद देवरिया, उसके बाद बदायूं और उसके बाद मऊ। ये ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे कम वन प्रतिशत देखने को मिलता है प्यारे साथियों। प्रदेश के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों की अगर मैं बात करता हूँ, क्षेत्रफल की बात करता हूँ, परसेंटेज की नहीं, तो यहाँ पर बच्चे आपको सोनभद्र, खीरी, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत और चित्रकूट मिल जाएगी। बात करते हैं बच्चे प्रदेश के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले, तो वो पढ़ लिए हैं। प्रदेश के सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले, तो संत रविदास नगर, मऊ, मैनपुरी, संत नगर और देवरिया, ये भी हम पढ़ चुके हैं। सामान्यतः प्रदेश में पाए जाने वाले वनों का प्रकार कैसा है, तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले जो है वो उष्ण कटिबंधीय है, यानी गर्मी वाले वन। अगर मैं बात करता हूं यहाँ प्रदेश में वृक्षारोपण में बढ़ोतरी करने हेतु ऑपरेशन कौन चलाया गया था, तो ग्रीन चला गया था, ऑपरेशन ग्रीन, है ना। और ये शुरू किया था हमने 1 जुलाई 2001। अगर मैं बात करता हूँ देश में सर्वप्रथम वन जीव परीक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो उत्तर प्रदेश में 1956 में हुई। अगर हम बात करते हैं कि प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो है दुधवा नेशनल पार्क, जो बच्चे जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी और लखीमपुर खीरी पीलीभीत के पास से पड़ता है और 1987 से इसे टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया है। अगली मैं बात करता हूँ प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार कहाँ है, तो याद रखना चंद्र प्रभा है, जो कि वन्य जीव विहार चंदौली में है। ये भी बहुत पुराना है, 1957 का। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है, तो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है, जो कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़ और अमरोहा तक फैला हुआ है। सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है, तो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है, जो केवल ललितपुर में है, मात्र 5.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव विहार कौन कौन से हैं, तो किशनपुर वन्य जीव विहार, जो कि लखीमपुर खीरी में है ना। फरतनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच में है। कैमूर वन्य जीव पहाड़, कैमूर की पहाड़ियां यानी मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र। कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी में है और सुहागी वरवा वन्य जीव विहार महाराजगंज में स्थित है। अब हम बात करते हैं अगर राज्य का सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है, तो नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। ये प्रश्न यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था। सबसे बड़ा पक्षी विहार अगर पूछा जाए तो लाख बहोश पक्षी विहार है, जो कि कन्नौज में पड़ता है, इत्र नगरी। सबसे छोटा पक्षी विहार कहाँ है, तो पटना पक्षी विहार, वो एटा में पड़ता है, मात्र 1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है एटा। अगर मैं बात करता हूँ प्यारे साथियों प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहारों की, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो पक्षी विहार केवल पक्षी के लिए, तो यहाँ पर बच्चे आप देखेंगे बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है, बस्ती, है ना। सुरहताल पक्षी विहार बलिया में पड़ता है। पार्वती और अरंगा वन्य जीव विहार गोंडा में पड़ता है, गोंडा बस्ती। और वहीं सैंडी पक्षी विहार आपको हरदोई में देखने को मिलेगा, यूपी का हरदोई जिला। प्रदेश सरकार के अंतर्गत शामिल वन्य जीव संरक्षण केंद्र कितने हैं, तो यहाँ देख सकते हो 12 वन्य जीव विहार हैं और 13 पक्षी विहार हैं। मैं बात करता हूँ वृक्ष बंधु पुरस्कार की, तो वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सन 2007 से 8 में वृक्षारोपण में हमने ये वृक्ष बंधु पुरस्कार शुरू किया है। उत्तर प्रदेश में कछुआ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो सारनाथ के वाराणसी में है। प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए हरित पट्टी योजना चलाई गई है सन 2012-13 में। अगर मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश नदी झीलें सिंचाई के साधन, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं इन सब चीजों की, तो प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रभाव कहाँ से कहाँ होता है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की होता है, याद रखना। वहीं गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करती है बिजनौर से। कहाँ से, बिजनौर से, ये बहुत इंपोर्टेंट है। पहले उत्तराखंड में आती है, उत्तराखंड से सीधा बिजनौर में आती है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला बदायूं है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में कहाँ कहाँ से है, तो गंगा नदी प्रयागराज से लेके हल्दिया तक ये बनाया गया है। अब मैं प्यारे साथियों बात करता हूं तो केंद्र द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला, 2008 में। प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश कहाँ है, तो सहारनपुर में ये यूपी में प्रवेश करती है। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, तो यमुना है। रामगंगा नदी का प्रदेश प्रवेश बिजनौर में है। जौनपुर, सुल्तानपुर व लखनऊ स्थित किस नदी के किनारे है, तो गोमती तट के नदी पर है। और गोमती का जो उद्गम होता है वो भी पीलीभीत से होता है, यानी गोमती नदी का उद्गम जो है वो फुलहर झील है पीलीभीत में, वहां से होता है। मैं बात करता हूँ कि सालीग्राम व नारायणी नदी के नाम से गंडक जानी जाती है।
नदियों के किनारे बसे अगर शहरों की बात करते हैं तो गंगा के किनारे बसे प्रमुख शहरों में गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, शेरपुर, बलिया आदि प्रमुख माने जाते हैं। वहीं यमुना की अगर मैं बात करता हूँ तो इस नदी के किनारे बागपत, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कौशाम्बी आदि प्रमुख स्थान माने जाते हैं। मैं बात करता हूँ राप्ती नदी की तो गोरखपुर, मंदाकिनी चित्रकूट नदी के किनारे बसा शहर है। रामगंगा के किनारे बसा शहर कौन सा है? मुरादाबाद है। सई नदी के किनारे बसा शहर प्रतापगढ़। सोन नदी के किनारे बसा जो शहर है वो सोनभद्र है। और हिडन नदी के किनारे, ये पूछा गया प्रश्न है पुलिस में कि गाजियाबाद शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो हिडन नदी के किनारे बसा हुआ शहर। अगर मैं बात करूं सिंचाई की तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधनों में सबसे ज्यादा नलकूप 71.2%, फिर नहरें 18.2%, फिर तालाब एवं झील व कुएं 10.1%। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर की अगर मैं बात करता हूं तो पूर्वी यमुना नहर है, जो कि 1830 में बनाई गई। प्रदेश में तालाब व पोखरों से सिंचाई बुंदेलखंड क्षेत्र में अधिकांश रूप से देखने को मिलेगी। वहीं प्रदेश में सर्वाधिक लंबी नहरों की बात करूं तो रायबरेली में सबसे लंबी नहर देखने को मिल जाती है। प्रदेश की नहर जो जल विद्युत उत्पादन करती है वो है ऊपरी गंगा नहर। अब मैं बात करता हूँ प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली की, तो शारदा नहर प्रणाली प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। वहीं रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर कहाँ है? तो ये झांसी में है। और किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। हथनी कुंड बैराज कहाँ पर है? तो ये यमुना नदी पर है। 5 राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान। बाणसागर बांध एवं नहर परियोजना ये सोन नदी पर है और ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड। अब बात करते हैं बच्चे गोकुल बैराज परियोजना की, इससे काफी प्रश्न आते हैं, तो याद रखना यह यमुना नदी पर है। आगरा और मथुरा की पेयजल समस्या का निदान के लिए गोकुल बैराज परियोजना बनाई गई। मैं बात करता हूँ लवकुश बैराज परियोजना की, तो ये गंगा नदी पर है। कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लवकुश बैराज परियोजना चलाई गई। आगरा बैराज परियोजना यमुना नदी पर है, वो भी आगरा को पेयजल सुविधा के लिए। गंगा जल परियोजना दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप है, जो कि नोएडा एवं गाजियाबाद को जल उपलब्ध कराने के लिए गंगा जल परियोजना प्रारंभ की गई। मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों की, तो यहाँ आप देख सकते हो कि ताल कुंड रामनगर ताल गोरखपुर में है। वहीं आप देख सकते हो कि भैया बखीरा झील कहाँ पर है? तो संत कबीर नगर में है। फुलहर झील यहाँ से आपकी गोमती नदी निकलती है, वो कहाँ है? पीलीभीत में है। करेला झील लखनऊ में है। औंधी ताल वाराणसी में, लोधी ताल सुल्तानपुर, सिरसी जलाशय या जरगो कहाँ है? मिर्जापुर में। बात करते हैं प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको मोती झील या गौर झील रामपुर में देखने को मिलेगी। बरुआ सागर झील या लक्ष्मी ताल झील आपको झांसी में देखने को मिलेगा। शुक्रताल झील आपको मुजफ्फरनगर में, वहीं अलवारा झील आपको कौशाम्बी स्थान पर देखने को मिलेगी। दरवन झील कहाँ पड़ती है? अयोध्या में। मदन सागर झील महोबा में, दहर झील हरदोई में और नोह झील मथुरा में स्थापित है। वहीं आपको देखने को मिलेगी सेखा झील अलीगढ़ में स्थापित है। मैं बात करता हूँ कि मेजा जलाशय बांध स्थित कहाँ है? तो बेलन नदी पर है। अर्जुन बांध नहर कहाँ स्थित है? तो अर्जुन नदी हमीरपुर में है। धसान नहर बेतवा नदी पर बनी हुई है, झांसी और हमीरपुर में। राजघाट बांध परियोजना जिसको माता टीला डैम भी कहते हैं, यह बेतवा नदी में है और ये झांसी के पास ही ललितपुर पड़ता वहां है। और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त परियोजना है। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध परियोजना डेहम नदी पर बनी हुई है और याद रखना सोनभद्र। क्लियर है? अगला देखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर है। वहीं जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जिला जो है वो कौन सा है? तो वो उत्तर प्रदेश ही है। तो ये थे बच्चे आज के प्रश्न। नेक्स्ट क्लास के लिए हम आपसे मिलते हैं कल। तो दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, राधे राधे। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज की आपकी क्लास कैसी लगी। ऐसी ही मजेदार क्लास के लिए भूपेंद्र ब्लॉग यूट्यूब चैनल को जरूर जुड़ें और उसको फॉलो करें। थैंक यू बच्चों।